कार्नवालिस का विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। ये उल्लेखनीय है कि ये आलोचना कुछ हद तक तत्कालीन भारतीयों, अफसरों और जमींदारों के एक छोटे वर्ग पर जरूर लागू होती है, मगर ये आलोचना अगर नहीं तो समान रूप से भारत स्थित ब्रिटिश अफसरों पर भी लागू होती है। वस्तुतः कार्नवालिस ने उन्हें ऊंचे वेतन देने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि उन्हें प्रभुत्व से दूर रखने में सहायता मिली। वे ईमानदार और आज्ञाकारी बन सके, मगर उनमें पर्याप्त वेतन का उपाय अफसरों के बीच भ्रष्टाचार को हटाने के लाभ के बारे में कभी नहीं सोचा। वास्तव में सेवाओं के उच्च वेतन मानों से भारतीय को वंचित रखने की नीति जानबूझकर अपनाई गई। इन सेवाओं की जरूरत उस समय भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना करने, उसे मजबूत बनाने के लिए की थी। जाहिर है कि यह काम भारतीयों पर नहीं छोड़ा जा सकता था, जिनमें अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश ना तो सहज सहानुभूति थे और ना ही उनकी समझदारी। इसके अलावा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्ग चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विस दूसरी लाभप्रद नौकरियों पर उनका एकाधिकार बना रहे, उनके पद उनके बेटों की नियुक्ति के लिए सुरक्षित रहे। वस्तुतः इन नियुक्तियों को लेकर उनके बीच घंघोर संघर्ष हुए। नियुक्ति करने का अधिकार कंपनी के निर्देशकों और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बीच बहुत दिनों तक विवाद का विषय बना रहा। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारतवासियों को कैसे इन जगहों पर आने देते, मगर छोटे ओहदों के लिए भारतवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया क्योंकि वे अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन पर आसानी से उपलब्ध थे। भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, धीरे धीरे दुनिया में एक अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित हो गई। उसके सदस्यों को काफ़ी अधिकार थे। बहुधा वे नीति निर्माण के कार्य में भाग लेते थे। उन्होंने आज़ादी, ईमानदारी, कठिन परिश्रम की कतिपय परंपराएं विकसित की। इन गुणों ने स्पष्टता भारतीय हितों को नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को साधा। उनको यह विश्वास हो गया कि भारत पर शासन करने का उन्हें कोई दैवी अधिकार मिल गया हो। भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस का बहुधा इस्पात का चोखा कहा गया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन का पोषण किया और लंबी अवधि तक बनाए रखा। कालक्रम में भारतीय जीवन में कुछ भी प्रगतिशील और उन्नत बातें थी, वह उसकी विरोधी बन गई। इस प्रकार वह उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनी। भारत में ब्रिटिश राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। उसके 4 महत्वपूर्ण कार्य थे। वह भारतीय शक्ति को जीतने के लिए औजार बनी। उसके विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। सदा वर्तमान आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुत्व की रक्षा और एशिया और अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का यह प्रमुख हथियार था। कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियाँ थीं, जिसे मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में भर्ती किया गया था जो अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उदाहरण के लिए 1857 में भारत में कंपनी की फौज में 3,11,400 सैनिक थे, जिनमें से 2,65,900 भारतीय थे, मगर उनके अफसरों में निश्चित रूप से कॉर्नवालिस के ज़माने से केवल अंग्रेज होते थे। 1856 में सेना में केवल 3 ऐसे भारतीय थे जो 300 रुपये प्रति माह वेतन पाते थे। सबसे ऊंचा भारतीय अफसर सूबेदार था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे, क्योंकि इसके अलावा ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वह शायद भारत में जीतने के लिए सबसे बड़ी सेना नहीं दे सकती थी। संतुलन करने के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे। भारतीय सैनिकों को नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। आज इस पर बड़ा अचरज होता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीत और नियंत्रित कर सके जिनमें भारतीयों का बहुमत था। ऐसा 2 कारणों से संभव हुआ। एक और उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। बिहार और अवध के किसी भी सैनिक ने ना तो यह सोचा था और ना यह सोच सकता था कि मराठों और पंजाबियों को हारने पर कंपनी की सहायता कर रहे वो भारत विरोधी हो गया। दूसरी ओर भारतीय सैनिक की परंपरा पुरानी बनी रही, जिससे वेतन पाए गए उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। सबसे बड़ी पुरानी परंपरा यही रही थी कि जिससे वो वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करें। यह आमतौर पर नमक खलाली कहा जाता था। दूसरे शब्दों में भारतीय सैनिक भाड़े का एक बढ़िया सिपाही था।
कंपनी एक अच्छी वेतन करता थी। उसने अपने सैनिकों को नियमित रूप से अच्छा वेतन दिया। यह एक ऐसी चीज़ थी जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे। पुलिस पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी। उसका सृजन करने वाला कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की, जिसके जरिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को लाया और उसे आधुनिक बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था के विकसित नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। थाने का प्रधान दरोगा होता था। दरोगा भारतीय होता था। बाद में पुलिस के जिला सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक का पद बनाया गया। सुप्रिटेंडेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी भारतीयों को सभी ऊंचे ओहदों से अलग रखा गया था। गांव में पुलिस की जिम्मेदारी को चौकीदार निभाते थे। उनका भरण पोषण गांव वाले करते थे। पुलिस धीरे धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल हो गई। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका। जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया था। लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण रूप बनाया। संसद की एक समिति ने 1813 की एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह से लूटा जैसे डकैत करते थे, जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया गया था। गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1832 में लिखा है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, यह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। इस संबंध में जनता की भावना को बिना निम्नलिखित तथ्य का सहारा लिए मैं अच्छी तरह से नहीं रख सकता। हाल भी एक रेगुलेशन से बढ़कर कुछ भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता। इस रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई डकैती हुई तो पुलिस को तब तक जांच करने की मनाही है जब तक कि लूटे गए व्यक्ति उसे नहीं बुलाए। कहने का मतलब है गडरिया भेड़िए से बड़ा भुक्कड़ हिंसक पशु है। नेक्स्ट संगठन दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे और सुदृढ़ बनाया। जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई जिसका प्रमुख जज होता था, जो कि नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों का अलग अलग कर दिया। जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील 4 प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। अपील की आखिरी सुनवाई सदर दीवानी अदालत ही कर सकती थी। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें थीं, जिनका प्रधान यूरोपवासी होते थे। उनकी छोटी अदालतें थीं, जिसका प्रधान भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया। उनमें से हर एक को एक क्षेत्रीय न्यायालय कोर्ट्स ऑफ सर्किट स्थापित किया गया, जिनके प्रधान नागरिक सेवा के लोग होते थे। इन अदालतों के नीचे छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे। क्षेत्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ सर्किट के फैसलों के खिलाफ सदर निजामत आंदोलन में अपील की जा सकती थी। फौजदारी अदालतों ने मुस्लिम फौजदारी कानूनों को संशोधित किया और कम सख्त रूप से उन्हें लागू किया, जैसे शरीर के अंगों को काटने, इस प्रकार की अन्य सजा देने की मनाही थी। दीवानी अदालतों ने उस पारंपरिक कानून को लागू किया जो किसी क्षेत्र या जनता के किसी हिस्से के बीच बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे थे। विलियम बेंटिक ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों, क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया। उनका काम करने के पहले कमीशनों और बाद में जिला जजों, जिला कलेक्टर को सौंप दिया जा गया। बेंटिक ने न्यायिक सेवाओं में काम करने के लिए भारतीयों के दरवाजे और अख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब ऑडिटेंट जज, प्रिंसिपल सदर आमीन नियुक्त किए। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट स्थापित किए गए। अधिनियम तथा पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजों ने कानूनों की एक नई प्रणाली स्थापित की। भारत में न्याय की परंपरा प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानूनों पर आधारित थी, जो लंबी परंपरा और रिवाज से निकली थी।
यद्यपि अनेक कानून शास्त्रों, शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। हालांकि अंग्रेज आमतौर पर प्रसिद्ध कानूनों को लागू करते रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने रेगुलेशन लागू किए, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया, उन्हें बहुधा न्यायिक व्याख्याताओं के द्वारा सुव्यवस्थित करके आधुनिक बनाया। 1833 के एक चार्टर एक्ट के कानून के सारे अख्तियार काउंसिल के सहमति से गवर्नर जनरल को दिए। इनका मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे। वे अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते थे, मगर ये स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क के उपज थे। दूसरे शब्द में, लोग उन कानूनों के तहत नहीं रहेंगे जिनकी आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था, और उनका औचित्य इस पर इसलिए उंगली नहीं उठाई गई थी क्योंकि वे देवी और पवित्र माने जाते थे। सरकार ने 1833 में लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया। उसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता और कानूनों की अन्य संहिता आई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून हो सकते थे। उन्हें न्यायालयों के समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया गया। कानून का शासन। अंग्रेजों ने कानून के शासन का विधि शासन, रूल ऑफ लॉ की आधुनिक अवधारणा को लागू किया। तात्पर्य था कि उसका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की सनक या व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। कानून ने प्रजा के अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बेसिक व्यवहार में अफसरशाही, पुलिस को मनमाने अख्तियार थे और उन्होंने जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप किया। कानून का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी थी। यह सही है कि भारत के पिछले शासक आमतौर पर रीति रिवाज से बंधे थे, मगर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने का अधिकार नहीं था। उनसे बड़ी ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जिसके सामने उनकी कार्रवाई को चुनौती दे जा सके। कभी कभी भारतीय शासकों और सरदारों ने अपनी इच्छा अनुसार उस शक्ति का प्रयोग किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य कानूनों के आधार पर न्यायालय के द्वारा उनमें की गई व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून बहुधा त्रुटिपूर्ण होते थे। कानून जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरह नहीं, बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीके से बनाए जाते थे। कानून सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस के हाथों में अख्तियार कर दिए जाते थे, मगर शायद एक विदेशी राज के अंतर्गत यह अवश्यंभावी था। विदेशी राज स्वभावतः लोकतांत्रिक और स्वतंत्रवादी नहीं हो सकता था। कानून के सम्मुख समानता। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के प्रमुख समानता की अवधारणा पर आधारित था। इसका मतलब था कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही कानून सब पर लागू होता था। पहले न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल रखती थी और तथाकथित उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। एक ही अपराध के लिए एक गैर ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्राह्मण को हल्का दंड दिया जाता था। इसी प्रकार जमींदारों और सामंतों को वास्तविक रूप से उतना कड़ा दंड नहीं दिया जाता था जितना कि एक आम आदमी को। वस्तुतः उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई के लिए अक्सर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। अब दीनहीन लोग भी न्यायालय जा सकते थे, मगर कानून के समक्ष जनता के इस उत्कृष्ट सिद्धांत का एक अपवाद भी रहा था। यह यूरोपवासी और उसके वंशज के लिए अलग अलग अदालत, यहाँ तक कि अलग अलग कानून भी थे। उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमों का सुनवाई के लिए यूरोपीय जज ही कर सकता था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी, सैनिक अधिकारी, बगान मालिकों और सौदागर भारतीय लोगों के साथ अहंकारी, निष्ठुर, यहाँ तक कि क्रूर व्यवहार किया गया। लेकिन जब तक उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रयास हुए, तब तक उन्हें अप्रत्यक्ष अनुचित संरक्षण दिया गया। फलस्वरूप मुकदमों की सुनवाई करने वाला अनेक यूरोपीय जजों ने उन्हें हल्की सजा दी और ऐसे ही रिहा कर दिया। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। फलस्वरूप न्याय की हत्या होती थी। व्यवहार में एक अन्य प्रकार की कानूनी असमानता उभर के आई। न्याय काफ़ी महंगा हो गया क्योंकि कोर्ट की फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे, गवाहों को खर्च पूरा करना पड़ता था। आमतौर पर कचहरियाँ दूर शहरों में होती थी। मुकदमे
वर्षों तक चलते थे। जटिल कानून अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। निर्विवाद रूप से धनी लोग कानून और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया ले जाने और फल उसी तरह पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी से ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। इसके अलावा पुलिस और शेष के प्रशासकीय तंत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार न्याय नहीं मिलने देता था। अधिकारी बहुधा धनी लोगों का पक्ष लेते थे। बिना सरकारी कार्रवाई के डरे जमींदार रैयतों पर अत्याचार करते थे। इसके विरुद्ध अंग्रेज राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वो अपेक्षाकृत अनौपचारिक, शीघ्र और कम खर्चीली थी। इस प्रकार यद्यपि कई न्याय प्रणालियाँ उस हद तक प्रगतिशील थी जिस हद तक वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासनिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी, तथापि वह कुछ दृष्टि से बहुत खराब थी। उदाहरण के लिए अब वह अधिक खर्चीली हो गई थी। लोगों को न्याय पाने में काफ़ी विलंब होता था। सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों में किया गया। व्यवस्था और सुरक्षा गारंटी के लिए एक आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मगर 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसके पहले 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और विचारों का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुई, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा था। उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत में अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने और नीति के जरिए नहीं हो सकता, बल्कि भारतीय समाज के आंशिक रूपांतरण, आधुनिक आवश्यकताओं और इस प्रकार के इतिहासकारों थॉम्पसन और गैरट के शब्दों में पुरानी बंटवारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा के तरीके भी बदल गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशा उत्पन्न कर दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के सदियों के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का एक ज्वार देखने आया, जिसे भारतीय समस्या के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। सारे यूरोप में सोच समझकर तौर तरीकों और नैतिकता के नए दृष्टिकोण सामने आए थे। 1789 में महान फ्रांसीसी क्रांति ने अपने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावना उत्पन्न की और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को फैलाया। नए प्रवृत्ति का चिंतन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बेकन, लॉक, वोल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ और बेंथम, और साहित्य के क्षेत्र में वर्डवर्थ, बायरन, शेली और चार्ल्स डिकेंस ने किया। नया चिंतन 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ। स्वभावतः इस नए चिंतन का प्रभाव भारतीयों को महसूस हुआ तथा उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को कुछ हद तक प्रभावित किया। नए चिंतन की 3 विशेषताएं थीं: विवेकशीलता या तर्क या विज्ञान में विश्वास, मानवता या मनुष्य के प्रति प्रेम और मानव के प्रगति की क्षमता में आस्था और विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस बात का सूचक था कि केवल यही चीज़ सही मानी जानी चाहिए जो मानव तर्क के अनुकूल हो, व्यवहार में जिसकी परीक्षा की जा सके। 17वीं, 18वीं और 19वीं सदियों में वैज्ञानिक प्रगति और उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन की विशाल शक्तियाँ मानवीय तर्क शक्ति का प्रकट प्रमाण थी। मानवतावाद की इस धारणा पर आधारित थी। प्रत्येक मानव वाणी अपने आप ही साध्य है और इसी रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह दूसरे मनुष्य को अपने सुख का माध्यम समझे। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिवाद, उदारतावाद, समाजवाद के सिद्धांतों को जन्म दिया। प्रगति के सिद्धांत के अनुसार सभी समाजों का
प्रगति के सिद्धांत के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ अवश्य बदलना होता है। कोई भी चीज़ न जड़ थी न जड़ हो सकती थी। इसके अलावा मनुष्य में प्रकृति और समाज को विवेकशील तथा उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से ढालने की क्षमता है। यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। भारत संबंधी नीति निर्धारित करने वाली तथा भारतीय प्रशासन चलाने वालों के बीच दृष्टिकोणों में संघर्ष हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। इस दृष्टिकोण के शुरू के काल में प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक तथा सांसद एडवर्ड बर्ग थे। बाद के प्रतिनिधि प्रसिद्ध अफसर मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन और मेटकॉफ थे। रूढ़िवादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोप सभ्यता से भिन्न थी, मगर अवश्य भावी रूप से वह निकृष्ट नहीं थी। उनमें से अनेक भारतीय दर्शन, संस्कृति, इज्जत और प्रशंसा करते थे। वे महसूस करते थे कि कुछ लोग पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि बहुत से सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे लागू किया जाए। सामाजिक अस्थिरता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने तेज बदलाव के साथ किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। इंग्लैंड और ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक भारत में रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रभावशाली बना रहा। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश अफसरों का बहुमत आमतौर पर रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाला था। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 तक एक बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने वाला था, जो भारतीय समाज संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई। उसके घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। भारतीय रीति रिवाजों असभ्यता का प्रतीक माने जाने लगा। भारतीय संस्थानों को भ्रष्ट, पतोन्मुख बताया गया तथा भारतीय चिंतन को संकीर्ण और अवैज्ञानिक कहा गया। ब्रिटेन के अधिकांश अफसरों, लेखक और राजनेताओं ने इस आलोचनात्मक दृष्टि का प्रयोग करते हुए भारत की राजनीतिक और आर्थिक दास्ता को उचित बतलाने तथा उसे घोषित करने के लिए क्या कि वो उन्नति करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे स्थायी रूप से ब्रिटिश संरक्षण में रहना चाहिए। मगर थोड़े से अंग्रेजी ने रेडिकल्स कहा जाता था, संकुचित आलोचना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर आए। उन्होंने विकसित मानवतावादी और विवेक से चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयत्न किया। विवेक बुद्धि के सिद्धांत के फलस्वरूप उनकी अवधारणा यह अवश्य नहीं थी कि भारत हमेशा पतित बना रहे, क्योंकि विवेक, बुद्धि और विज्ञान के रास्ते चलकर सभी समाजों में उन्नति करने की क्षमता है। मानवतावादी चिंतन ने उनके अंदर भारतीय जनता की दशा को सुधारने का जज्बा पैदा किया। उन्नति के सिद्धांत ने उनमें यह विश्वास पैदा किया कि भारतीयों की दशा अवश्य सुधरेगी। इस प्रकार ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठ तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेडिकल्स भारत को विज्ञान और मानवतावाद के आधुनिक प्रगति संसार का भाग बनाना चाहा। उनके अनुसार आधुनिक पश्चात विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अपनाकर वस्तुतः व्यापक और नए तरीके से परिवर्तन के जरिए भारत को कुरीति का निराकरण हो सकता है। 19वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में आने वाले कुछ अफसर भी रेडिकल्स दृष्टिकोण से गंभीर रूप से प्रभावित थे। यही नहीं, 1830 के बाद इंग्लैंड में सुधारक भी सत्तारूढ़ थे, मगर यहाँ इस बात पर बल देने की जरूरत है कि एक ईमानदार लोक हितैषी अंग्रेजों की संख्या में बहुत कम थी। ब्रिटिश प्रशासन पर उसका प्रभाव कभी निर्णायक नहीं हो सकता। ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शासक तत्व साम्राज्यवादी और शोषक बने रहे। वे नए विचारों को तभी ग्रहण करते थे और सुधारवादी उपायों को तभी उसी हद तक लागू करते थे जब तक व्यापारिक हितों और मुनाफों की प्रवृत्ति से नहीं टकराते थे। भारत की आधुनिकीकरण उस हद तक हो सकता था जिससे अपेक्षाकृत आसानी से पूरे तौर पर ब्रिटिश भारत के संसाधनों को अपने हित में शोषण कर सके। इस प्रकार भारत के आधुनिकीकरण को अनेक अंग्रेज अधिकारियों, व्यवसायियों और राजनेताओं ने स्वीकार किया।
क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश वस्तुओं का बेहतर ग्राहक बनाना था तथा उन्हें विदेशी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार करना था। वास्तव में बहुत रेडिकल्स भारत संबंधी नीति पर विचार करने और अब उन पर विश्वासों को भूल गए थे, जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में किया। उस तरह उन्होंने जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए प्रयास के बदले उन्होंने भारत में एक अपेक्षाकृत अधिक सत्तावादी शासन की मांग की, जिसे उन्होंने पित्त सत्तावादी कहा। इस दृष्टि से वे रूढ़िवादियों के साथ थे। रूढ़िवादी भी पित्त सत्तात्मक के कट्टर हिमायती थे। इसके अंतर्गत भारतीय जनता के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाएगा, उन्हें प्रशासन से अलग रखा जाएगा। भारत में स्थित ब्रिटिश शासकों की मूल दुविधा वही थी कि कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के बिना भारत में ब्रिटिश हितों को नहीं साधा जा सकता, परंतु पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो उनके हितों के विरुद्ध जाती है। काफ़ी आगे चलकर देश में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए खतरे पैदा कर देती थी। इसलिए उन्हें आंशिक आधुनिकीकरण की अत्यंत सावधानी से संतुलित नीति अपनानी पड़ी। इस नीति का मतलब था कि कुछ क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करना और अन्य क्षेत्रों में उनके रास्तों में रोड़े अटकाना और उन्हें होने नहीं देना। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण को उपनिवेशवादी सीमा के भीतर रहना था, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण की नीति को ही ईसाई धर्म प्रचारकों और विलियम विबरफोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशनमंडलों के अध्यक्ष चार्ल्स गॉन्ड जैसे धर्मांध लोगों ने बढ़ावा दिया, जो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म फैले। उन्होंने भारतीय साम्राज्य के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया, मगर उन्होंने धार्मिक आधार पर ऐसा नहीं किया। उनका उत्कृष्ट विश्वास था कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और अन्य सारे धर्म झूठे हैं। उन्होंने पश्चिमीकरण के एक कार्यक्रम को उस उम्मीद से समर्थन दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप अंततः देश ईसाई धर्म को अपना लेगा। उन्होंने सोचा कि पाश्चात्य ज्ञान की रोशनी अपने धर्मों में लोगों के विश्वास को खत्म कर देगी, उन्हें ईसाई धर्म में स्वागत करने के लिए उसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए उन्होंने देश में आधुनिक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले, मगर धर्म प्रचार को विवेकशील रेडिकल्स का बहुधा अनचाहे सहायक होना पड़ता था। रेडिकल्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल हिंदू और मुस्लिम पौराणिक कथाओं की बल्कि ईसाई पौराणिक कथाओं की जड़ें खोदता था। जैसा कि प्रोफेसर H.S. डॉडवेल ने बताया है, अपने ही देवताओं की मान्यता पर संकट प्रकट करने की शिक्षा को प्राप्त कर उन्होंने बाइबल की प्रामाणिकता और उसे वृतांत की सच्चाई पर संदेह व्यक्त किया। धर्म प्रचारकों ने पित्त सत्तात्मक साम्राज्यवादी नीतियों का भी समर्थन किया, क्योंकि वे कानून और व्यवस्था और ब्रिटिश प्रभुत्व को अपने धार्मिक प्रचार के काम के लिए आवश्यक समझते थे। यह आशा दिलाकर कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे ग्राहक होंगे, उन्होंने सौदागरों और विनिर्माताओं से उनका समर्थन प्राप्त करना चाहा। रेडिकल्स को राजा राम मोहन राय और उसी तरह अन्य भारतीयों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। ऐसे भारतीयों को इस तरह तथ्य के प्रति सचेत किया कि उनका देश समाज काफ़ी नीचे गिर गया है। वे जाति संबंधों, पूर्वाग्रहों और अन्य संबंधी कुरीतियों से उब गए थे। उनका विश्वास था कि भारत की मुक्ति ज्ञान मानवता के द्वारा हो सकता है। हम इन पर भारतीय दृष्टिकोण और गतिविधियों के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने व्यापक रूप से आधुनिकीकरण के बदले सावधानी और धीमी गति से नए परिवर्तन लाने की जो नीति अपनाई थी, उसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों में रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बोलबाला। ये धारणा कि भारतीयों ने धार्मिक ख्यालों और सामाजिक रिवाजों में हस्तक्षेप करने भारतीय जनता के बीच क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हो सकती थी। यहाँ तक कि अत्यंत कट्टर रेडिकल्स ने भी यह चेतावनी की और ध्यान दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासक और अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और स्थायित्व की कामना की, जिसके सामने हर विचार का महत्वपूर्ण था। वस्तुतः आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया गया। उन्होंने भारतीय योग्य से सिद्ध हुए। उन्होंने अपने समाज में आधुनिकीकरण और अपनी संस्कृति पर जोर दे कि बढ़े। उन्होंने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिश लोगों ने
सुधारकों को अपना समर्थन देना क्रमशः बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया और उन्होंने जातिवाद संप्रदाय व्यक्ति को भी बढ़ावा दिया। फिर लोकोपकारिताओं भारतीय समाज में उनके कुरीतियों से मुक्त करने के लिए किए गए ब्रिटिश सरकार के प्रयास कुल मिलाकर बहुत कम थे, इसलिए उसका कुछ विशेष परिणाम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की कार्रवाई। विलियम बेंटिक ने घोषित किया कि पति की चिता पर विधवा के जल के मरने की कार्रवाई में जो भी सहयोगी उसे अपराधी माना जाएगा। इससे पहले ब्रिटिश शासकों ने सती प्रथा को रोकने के प्रश्न पर उदासीन रुख अपनाया। उनको डर था कि सती प्रथा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो जाएंगे। जब राजा राम मोहन राय तथा एक प्रबुद्ध भारतीय धर्म प्रचारकों इस मानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए लगातार आंदोलन किए, तब जाकर सती प्रथा को रोकने के लिए लोककारी कदम उठाने के लिए सहमत हुए। भूतकाल में अकबर, औरंगजेब, पेशवा और जयपुर के राजा जय सिंह ने इस प्रथा को दबाने के लिए प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। कुछ भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने से बेंटिक की प्रशंसा का पात्र है। कुप्रथा के कारण 1815 से 1818 के बीच केवल बंगाल में 800 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। बेंटिक इसलिए प्रशंसा का पात्र है कि उसने सती प्रथा के रूढ़िवादी समर्थकों को विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पैदा होती लड़कियों को मार देने की प्रथा राजपूत खानदानों और अन्य प्रजातियों में प्रचलित थी। इसका मुख्य कारण था कि लड़ाइयों में बड़ी संख्या में मरने का नौजवानों की कमी और ऊसर क्षेत्रों में जीविकोपार्जन में कठिनाइयाँ। ये प्रथा पश्चिम और मध्य भारत में दहेज की कुप्रथा के भयंकर रूप से विद्वान होने के कारण प्रचलित थी। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में 1795 और 1802 में बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिक और हार्डिंग ने लागू किया। हार्डिंग ने नरबलि की प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाए। यह प्रथा गौड़ नाम की आदिम जाति में प्रचलित थी। भारत सरकार ने 1856 में हिंदू विधवाओं और पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया। सरकार ने पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर और अन्य सुधारकों की तरह इसके पक्ष में लगातार आंदोलन चलाने के बाद ये कार्रवाई की। इस कानून के तत्कालीन प्रभाव कुछ विशेषज्ञ नहीं हुए। तब इन सब सरकारी सुविधाओं ने भारतीय समाज को व्यवस्था को सतही तौर पर प्रभावित किया। जनता के विशाल बहुमत के जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शायद ही एक विदेशी सरकार के लिए अधिक कुछ करना संभव नहीं था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार अंग्रेज आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ करने की अधिक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से नहीं हुआ। ईसाई प्रचार को बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने शासनकाल के 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रजा की शिक्षा में नाम मात्र की दिलचस्पी ली। यह मुनाफा कमाने वाले एक व्यापारी संस्था रहे, परंतु दो प्रमुख छोटे छोटे अपवाद रहे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1881 में मुस्लिम कानून और समृद्ध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसा कायम किया। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। यह वाराणसी में रेजिडेंट था। दोनों संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि उसने कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें। धर्म प्रचारकों और उसके समर्थकों तथा उनके लोकोपकारी व्यक्तियों ने कंपनी पर तुरंत दबाव डालना शुरू किया। आरंभ में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दें। यद्यपि अनेक भारतीयों सहित समाजसेवी लोगों की धारणा थी कि आधुनिक ज्ञान ही देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीतियों की सर्वोत्तम दवा है, लेकिन धर्म प्रचारकों का विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा अपने धर्मों में लोगों को आस्था को खत्म कर देगी। वे ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। एक मामूली से शुरुआत 1813 में की गई, जब चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत शामिल कर लिया गया। एक्ट ने कंपनी के इस उद्देश्य से 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया, मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए एक तुच्छ रकम भी नहीं दी। वर्षों तक इस प्रश्न को लेकर काफ़ी विवाद चलता रहा कि खर्च किस दिशा में किया जाएगा।
कुछ लेखकों का कहना था कि यह रकम केवल आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च की जाए। अन्य लोगों की इच्छा थी कि पाश्चात्य विज्ञान साहित्य के पढ़े छात्रों की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए की जाए, मगर मुख्य जोर परंपरागत भारतीय विद्या के प्रसार पर किया जाए। जो लोग पाश्चात्य विद्या का प्रसार चाहते थे, उन्होंने इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया कि आधुनिक स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा का कौन सा माध्यम अपनाया जाए। कुछ लोगों ने भाषाओं के प्रयोग की सिफारिश की, जबकि कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल की वकालत की। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न को लेकर काफ़ी उलझन पैदा हुई। अनेक लोगों के माध्यम रूप में अंग्रेजी और अध्ययन के विषय में अंग्रेजी के बीच माध्यम के रूप में भारतीय भाषा और अध्ययन के मुख्य विषय वस्तु के रूप में परंपरागत भारतीय विद्या के बीच भेद नहीं कर पाए। दोनों विवाद 1835 में तब खत्म हुए जब भारत सरकार के निर्णय लिया कि जो भी सीमित संसाधन है वो दोनों को तैयार है, वो पाश्चात्य विज्ञान तथा पाश्चात्य साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ने के लिए लगाएगी। लॉर्ड मैकाले को उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य था। उसने एक प्रसिद्ध आलोकपत्र में यह तर्क दिया कि भारतीय भाषा इतनी विकसित नहीं है कि इस उद्देश्य को पूरा कर सके। प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मैकाले के विचार विज्ञान और चिंतन के क्षेत्रों में भारत की भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति पूर्वाग्रह और अज्ञान से भरे हुए थे, फिर भी उनका यह दावा नहीं सही था कि भौतिक और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में यूरोपीय ज्ञान तत्कालीन भारतीय ज्ञान से श्रेष्ठ था। एक जमाना था जब भारतीय ज्ञान सबसे अधिक उन्नत था। वो बहुत दिनों से गतिशील हो गया था तथा वास्तविकता से उसका कोई संपर्क नहीं रह गया था। इसलिए राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में उस समय अधिकांश प्रगतिशील भारतीयों ने जोरदार ढंग से पाश्चात्य ज्ञान की वकालत की। वे पाश्चात्य ज्ञान को आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक चेतन खजानों की कुंजी के रूप में देखते थे। उन्होंने यह भी माना कि परंपरागत शिक्षा ने अंधविश्वास, डर, सत्तावत को जन्म दिया है। दो शब्दों में उन्होंने माना कि देश की मुक्ति आगे बढ़ने में है, न कि पीछे जाने में। वस्तुतः 19वीं और 20वीं शताब्दी के किसी भी प्रमुख भारतीय ने इस दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहास के संपूर्ण काल में पश्चात ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक भारतीयों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आधुनिक धर्मों पर अपनी शैक्षिक गतिविधियों का प्रसार करे। भारत सरकार ने विशेष बंगाल 1835 के निर्णय पर तेजी से सफाई की कार्रवाई की और स्कूलों, कॉलेजों और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बना दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बदले थोड़े से अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। लोक शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण के याद में इस नीति का तीव्र आलोचनाएं हुई। वस्तुतः आधुनिक और उच्चतर संस्थान खोलने पर जोर देने की नीति गलत नहीं थी। अगर कुछ नहीं तो प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों की आवश्यकता थी, मगर उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ ही आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में ले लिया जाना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षा पर मामूली रकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी। शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निश्चय सिद्धांत को नीचे की ओर छान कर जाने के सिद्धांत लिया, जो कि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि द्वारा मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि उसे उच्च और मध्यम वर्गों के थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए। उन लोगों से यह आशा की जाती थी कि वह जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने के काम का अपने ऊपर लेंगे। इस प्रकार समझा गया कि शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से छन कर व निकल कर निचले वर्ग को प्राप्त होगा। यह नीति ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक चली और हालांकि इसे सरकारी तौर पर 1854 में छोड़ दिया गया। इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि यद्यपि शिक्षा रिस्क कर नीचे नहीं गई, किंतु आधुनिक विचार बहुत हद तक आम लोगों के बीच फैले। हालांकि शासकों ने जिस रूप में चाहा था ऐसा नहीं हुआ। स्कूलों और पाठ्य पुस्तकों के जरिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से शिक्षित भारतीयों का बुद्धिजीवों ने ग्रामीण व शहरी जनता के बीच जनतंत्र, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद विरोध, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा न्याय के विचारों का प्रचार किया। यदि शिक्षा का इन विचारों का वाहक बनी तो ऐसा उसने परोक्ष रूप से
है क्या। इसने लोगों के भौतिक और समाज विज्ञानों में मानविकी को साहित्य उपलब्ध कराया। इसने उनकी सामाजिक विवेचन की क्षमता बढ़ी। अन्यथा इस शिक्षा का ढांचा और खाका, इनके लक्ष्य और पद्धतियाँ पाठ्यक्रम की रचना साम्राज्यवाद सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। भारत में शिक्षा के विकास में भारत मंत्री ने 1854 में शिक्षा विषयक विज्ञप्ति और एक और महत्वपूर्ण कदम थी। इस विज्ञप्ति ने भारत सरकार की जन शिक्षा की जिम्मेदारी लाने को कहा। इस प्रकार उसने अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत को कम से कम कागजी तौर पर छोड़ दिया, लेकिन व्यवहार में सरकार ने शिक्षा के प्रसार में कुछ भी नहीं किया, उस पर नाम मात्र खर्च करा। विज्ञप्ति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग बने और 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में समृद्धकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम 2 स्नातकों में से। सभी बड़े बड़े दावों के बावजूद भी कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज के अधीन भारत सरकार ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा और या किसी भी अन्य विद्या के प्रसार में वस्तुतः कोई गंभीर दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ तक कि जो सीमित प्रयास किया गया था वह उन कारकों का परिणाम था जिनका लोक कल्याण की भावना से कोई संबंध नहीं था। इस दशा में आधुनिक शिक्षा के पक्ष में प्रगतिशील भारतीयों, विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों और लोकोपकारी अवसरों अन्य अंग्रेजों का आंदोलन कुछ महत्व रखता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिसमें प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। इन कामों के लिए पर्याप्त संख्या में अंग्रेजों को बाहर लाना बहुत ही खर्चीला था, शायद संभव नहीं था। सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के फलस्वरूप स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी, जिसने वहां शिक्षा प्राप्त करने वालों को कंपनी के प्रशासन में काम करने लायक बनाया। साथ ही इन संस्थानों ने अंग्रेजों पर जोर दिया, जो स्वामिनी और प्रशासन की भाषा थी। अंग्रेजों की शिक्षा की नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला हुआ था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे। विशेषकर इस कारण से उसने भारत में ब्रिटिश विजेताओं और प्रशासन की महिमा का गान किया। उदाहरण के लिए मैकाले ने निर्देश दिया कि हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुर्भाषीय पर काम कर सके। उन लोगों का वर्ग जो रिक्त और रंग की दृष्टि भारतीय मगर रुचि विचारों के आचरण बुद्धि के से अंग्रेज हों। इस प्रकार अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का प्रयोग देश में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए करना चाहा। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली और धीरे धीरे सरकारी समन्वय के अभाव व उससे भी अधिक 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई, जिसके अनुसार सरकारी रोजगार के लिए आवेदन करने वाले अंग्रेजों का ज्ञान होना चाहिए। इस घोषणा ने अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को और अधिक लोकप्रिय बना दिया। अधिकाधिक छात्रों को परंपरागत स्कूलों को छोड़ने के लिए बाध्य किया। शिक्षा प्रणाली एक मुख्य कमजोरी थी आम जनता की शिक्षा की अपेक्षा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जन साक्षरता की स्थिति 1821 की तुलना में 1921 में शायद ही अच्छी थी। वर्ष 1911 से 54 में 1911 में 94% और 1921 में 92% भारतीय निरक्षर थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी के ऊपर अधिक जोर ने जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया। उसमें शिक्षित लोगों ने जनता के बीच भाषा और संस्कृति खाई पैदा करने की प्रवृत्ति नजर आई। क्योंकि छात्रों को स्कूल व कॉलेजों में फीस देनी पड़ती थी, इसलिए शिक्षा काफ़ी महंगी थी। अंततः धनी और शहरी लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया। लगभग 100 साल तक यह शिक्षा इतनी सीमित थी कि परंपरागत शिक्षा की क्षति की भरपाई करने में असफल रही। प्रारंभिक शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी खामी यह थी कि लड़कियों की शिक्षा की बिल्कुल अवहेलना। लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार चिंतित थी रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट न पहुंचे। इसलिए बढ़कर यह बात है कि विदेशी अधिकारियों की नज़र में स्त्री शिक्षा का कोई तत्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तरों में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। परिणाम यह हो कि 1921 में केवल 2% भारतीय स्त्रियां ही पढ़ लिख सकती थीं। 1919 में केवल
490 लड़कियां बंगाल प्रेसिडेंट के हाई स्कूलों में 4 उच्च कक्षाओं में पढ़ रही थीं। कंपनी के प्रशासन में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की। 1857 तक देश में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिए केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। उसके दरवाजे केवल यूरोपासी व यूरेशियन लोगों के लिए खुले हुए थे। इन कमजोरियों में अधिकांश की जड़ वित्तीय समस्या थी। सरकार शिक्षा पर कभी एक मामूली रकम से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि 1886 में उसने अपने लगभग 47 करोड़ रुपए की निव्वल आय से 1 करोड़ रुपए ही शिक्षा पर खर्च किए।